नमस्कार। मान लीजिए आप बॉम्बे में प्रैक्टिस करते हैं और आपके क्लाइंट हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे संजीव कुमार। बहुत पैसा कमाया कई बैंक वालों से, जैसे यस बैंक वाला है, मान लो यस बैंकर, उनसे उन्होंने पैसे उधार भी लिए थे क्योंकि कुछ फिल्में उन्होंने खुद प्रोड्यूस और डायरेक्ट की, और कई लोगों को उन्होंने दोस्ती में मदद भी की थी, उधार दिए थे। संजीव कुमार तो थे भी बड़े दिलदार। अब अचानक वो बिना शादी बिना बच्चे के मर जाते हैं तो दो ही लोग हैं जिनको उनके मरने का फर्क पड़ता है। एक जो यस बैंकर है, क्योंकि उन्होंने पैसे लेने हैं तो भाई कई प्रॉपर्टी है उसको बेच के तो बैंक वाले के पैसे मिल ही सकते हैं। और जिया जो उनकी दूर की भांजी है, भाई दूर की भांजी एग्नेट कोग्नेट जो भी है, अल्टीमेटली एसीट नहीं होगा, सरकार को नहीं जाएगा और वो प्रॉपर्टी उसको आ सकता है। दोनों का इंटरेस्ट जाग गया। मगर 212 213 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 कहता है प्लीज मेरी नदी को पार कीजिए। यानी कि जो जिया है, जो भांजी है, एग्नेट कोग्नेट है, उसको पहले क्या करना पड़ेगा भाई? उसको पहले डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाकर प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और जो यस है बैंकर है, उसको भी अगर संजीव कुमार की प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा वसूलना है तो उनको भी यही करना पड़ेगा। अब दो बातें हो सकती हैं भाई, संजीव कुमार ने वसीयत बनाई हो या नहीं बनाई हो। अगर तो वसीयत बनाई है तो भी दो बातें हो सकती हैं। किसी समझदार आदमी को, जैसे जया बहादुरी को बहुत प्यार करते थे, विश्वास करते थे, उनको अपना भीष्म पितामह की तरह एग्जीक्यूटर बनाया हो या नहीं बनाया हो। यानी कि ऐसे सारे मैटर कौन डील करेगा, किसके पास जाए, जिया या यश? तो भाई डिस्ट्रिक्ट जज साहब। याद रखना सेक्शन 264 में आपको बड़े जज साहब यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाना पड़ेगा। भाई जहां संजीव कुमार की प्रॉपर्टी है या जहां वो रहते थे, दोनों में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास, ठीक है। मैं जानबूझकर बॉम्बे बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्मली ये केवल मेट्रो के भारतीयों पे लगता है, क्योंकि वो भारतीय रह ही नहीं जाते, वो इंडियन हो जाते हैं, उनका कल्चर भी वेस्टर्न कंट्री की तरह हो जाता है, इसलिए ये पर्सनल लॉ तो फॉलो करते ही नहीं है। आपने देखा ही होगा, चाहे वो आलिया भट्ट हो, चाहे रणवीर कपूर, किसी की भी सेलिब्रिटी की कहानी देख लो, वो आपको भारत के दिखेंगे नहीं, वो भारत में रहकर भी इंडिया के हैं। और इसीलिए इंडियन सक्सेशन एक्ट का बेस्ट एग्जाम्पल, क्विंटेसेंस, परफेक्ट एग्जाम्पल मैंने लिया संजीव कुमार जी को। फिलहाल ये भी तो हो सकता है कि उनके बैंक अकाउंट हो, बैंक अकाउंट में पैसे हों और जिया को वो पैसे लेने हों। जब वो बैंक गई तो उन्होंने मना कर दिया। अब दो बातें हो सकती हैं, बैंक में कोई नॉमिनी हो या ना हो। खैर, यहाँ पर प्रोबेट भी काम नहीं आएगा, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी काम नहीं आएगा, इसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए। यानी कि इंडियन सक्सेशन एक्ट तीन चीज़ें देता है। SLP भाई सक्सेशन सर्टिफिकेट बड़े जज साहब देते हैं 371 में, और जो बाकी दो हैं यानी कि L और P यानी लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रोबेट, ये देते हैं बड़े जज साहब 264 में। तो अब आप जो जूनियर डिवीजन के जज हैं, जिसको आजकल सिविल जज ही बोलते हैं, आप बोलेंगे, या जो ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट बोलेंगे यार हमारे को क्या लेना देना, हम क्यों पढ़े इंडियन सक्सेशन एक्ट। सॉरी भाई, अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए इंफीरियर कोर्ट यानी कि छोटे जज साहब को भी कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन दे दें, तो फिर जो छोटा जज होता है, जो सबऑर्डिनेट जज होता है, उसके पास वही कॉन्करेंट पावर्स आ जाती हैं अपने डिस्ट्रिक्ट जज साहब की। इसीलिए उसको डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट कहा जाता है, और 371 की पावर 388 में छोटे जज साहब के पास आ जाती है। भाई इंडियन सक्सेशन एक्ट में जब सक्सेशन सर्टिफिकेट की पावर देनी हो छोटे जज को, तो स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। मगर प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में रॉयल हाई कोर्ट अगर है तो वो खुद ही कर सकती है। अगर वो रॉयल हाई कोर्ट चार्टर नहीं है तो फिर डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल से हाई कोर्ट ऐसा करती है। इससे पता चला कि जिस तरह सेक्शन 371 में डिस्ट्रिक्ट जज साहब जिनके जुरिस्डिक्शन में अपने संजीव कुमार जी रहते हों, फिक्स्ड एबोर्ड हो, और अगर नानक की तरह भटकते रहते हैं तो जहां पर उनकी प्रॉपर्टी है, दोनों जगह। लेकिन छोटे जज को दोनों जुरिस्डिक्शन नहीं मिली, केवल जहां फिक्स्ड एबोर्ड है वहीं पर छोटे जज साहब को जुरिस्डिक्शन बनती है, या तो बाई पर्टिकुलर नेम स्टेट गवर्नमेंट का फेवरेट, या फिर क्लास ऑफ कोर्ट के द्वारा भी डेलीगेशन हो सकती है। और ये डेलीगेशन सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए 388 में है। तो 371 बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, 388 में छोटे मियाँ। मगर प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े जज साहब के लिए 264 और छोटे जज साहब के लिए है 265, अगला ही सेक्शन 264 265, वहां पर 371 388।
इतनी बात समझ आई। वैसे मैं आपको बताऊं, सेक्शन 300 अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ एक सिविल जज डिस्ट्रिक्ट जज की फीलिंग ले सकता है। कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है, जैसे एंटीसिपेटरी बेल में एक सेशन जज और हाई कोर्ट का कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन होता है, इसी तरीके से सेक्शन 300 में छोटे जज और बड़े जज यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट और डिस्ट्रिक्ट जज का कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन होता है। लेकिन अगर ये डिसाइड करे डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट तो डिस्ट्रिक्ट जज अपील सुनेंगे, उसके बाद सेकंड अपील का कोई प्रावधान नहीं है। मैं सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे तो हाई कोर्ट सुनेगी, उसके बाद अगर कोई अपील दलील नहीं है तो ये फाइनल है। कहने का मतलब है इसमें टाइटल तो डिसाइड होता नहीं, वो तो सिविल जज करेंगे। तो ये करते क्या है, मोटे तौर पर एक समरी प्रोसीजर। लेकिन याद रखना, ज़्यादा सैक्रोसैंक्ट किसको बनाया गया है? ज़्यादा सैक्रोसैंक्ट का मतलब है कि अगर जो छोटे जज साहब हैं उनके पास केवल टोटल नॉन कंटेंशियस अगर कोई इशू आए, कंटेंशन का मतलब क्या होता है ये तो बताओ भाई। कंटेंशन का मतलब है एक प्लेंटिफ है और कोई आता नहीं है डिफेंडेंट, कोई झगड़ना नहीं चाहता, ये जो मांग रहा है लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे यस बैंकर ने मांगा या जिया ने प्रोबेट मांगा तो इसको दे दिया, कोई झगड़ नहीं रहा। अगर लेकिन कोई आ जाता है बोलता है मैंने डिफेंड करना है, तो ये कंटेंशियस इशू बन गया। जैसे ही इसमें कंटेंशन आई, भाई छोटे जज साहब अब आप कुछ नहीं करेंगे, रुक जाएंगे वहां, क्योंकि लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोबेट को बड़ा सैक्रोसैंक्ट माना गया है। जहां पर कंटेंशन आया आप आगे नहीं बढ़ेंगे। कंटेंशन आते ही बिल्कुल एक रेगुलर सूट की तरह डिस्ट्रिक्ट जज साहब आप डिसाइड करेंगे 295 में, मगर छोटे जज साहब आप रुक जाएं। यानी कि ऐसे केसेस में डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट को ग्रांट नहीं करना चाहिए, ना प्रोबेट ना लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां कंटेंशन आ जाए। कंटेंशन का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। अच्छा, एक और देखो ये कितना ज्यादा सैक्रोसैंक्ट है। छोटे जजों को ये वार्निंग है कि लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोबेट की जब बात आए, मान लो कंटेंशन नहीं भी है, इसने केस डाला और कोई नहीं आ रहा लड़ने, तो भी अगर आपके दिमाग में डाउट आ गया तो याद रखना वहीं पर रुक जाएं। जैसे रेफरेंस करते हैं ना आप सीआरपीसी और सीपीसी में, ऐसे ही आप ट्रांसमिट कर दें। यहाँ वर्ड रेफरेंस तो नहीं है, मगर आप ट्रांसमिट कर दें अपने बड़े मियाँ यानी डिस्ट्रिक्ट जज साहब को, और फिर जैसा वो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके बेसिस पर आप डिसाइड करें या ना करें। समझ आ गया? ये बात लिखी थी 287 में, यानी कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट के पास कंटेंशन आ गया तो 286 में आप आगे ना बढ़ें, मतलब ग्रांट ना करें। 287 में कंटेंशन नहीं भी है, डाउट आ गया तो आप ट्रांसमिट कर दें और इनके इंस्ट्रक्शन का वेट करें बड़े मियाँ का। 288 अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। 286 हो गया, 287 हो गया, 288 देखते हैं। भाई 288 बोलता है कि जनाब अगर एज ए सिविल जज आपके पास कोई ऐसा मैटर आता है जो रेवेन्यू कोर्ट में जाना चाहिए था, तो आप डिसमिस करते हैं या प्लेंट को रिटर्न कर देते हैं? रिटर्न करते हैं ना। यहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि इसमें मैं नहीं दूंगा, नहीं देना चाहता, नहीं बनता, या इसमें रिफ्यूज करूंगा, रिफ्यूज ना करें, डिसमिस ना करें, उसको आप रिटर्न कर दें ताकि वो कहीं और चले जाए। लेकिन अगर आपको कुछ फ्रॉड लगता है तो आप उसको इंपाउंड भी कर सकते हैं। यानी कि 288 में ऑर्डर 7 रूल 10 और ऑर्डर 13 के इंपाउंडिंग की पावर की स्मेल आती है, और उस डॉक्यूमेंट को जो आपने इंपाउंड किया है ना पिटीशन को, उसको फिर, या वसीयत आपको जाली लग रहा है तो आप उसको उठा के डिस्ट्रिक्ट जज साहब को इंपाउंड करके भेज दें। तो 286, 287, 288 में आपने देखा जब कंटेंशन है या कंटेंशन नहीं भी है, डाउट है, तो प्लीज आप आगे ना बढ़ें। और 295 में इवन जो बड़े जज साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, वो भी अगर कंटेंशन आ जाता है तो रेगुलर सूट की तरह डिसाइड करें, समरी सूट की तरह नहीं। इतनी बातें समझ आ गई। अब आपको समझ आ गया होगा कि यार ऐसा नहीं है कि जो जूनियर सिविल जज हैं उनको बिल्कुल भी इंडियन सक्सेशन एक्ट से सरोकार नहीं है। केवल आप 63 का सी ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट और 68 एविडेंस एक्ट पढ़कर वसीयत को कैसे प्रूव किया जाता है, दो में से कोई एक आ जाए, इसी में रिस्ट्रिक्ट रहते हैं। कभी इसके अलावा खोलते नहीं इंडियन सक्सेशन एक्ट। सक्सेशन सर्टिफिकेट में आप थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं। 388 में चलो छोटे जज को स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई किया है तो मैं उसको डिसाइड कर लूँ। प्रोबेट और लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि आप मेट्रो में ज़्यादातर काम नहीं करते हैं, मगर फिर भी आपको ये प्रोविज़न ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट में डाउट आ जाए तो क्या उसको भी इतना सैक्रोसैंक्ट माना गया है। अब इसके लिए, क्योंकि आपको पता है बड़े जज साहब की मैं बात कर रहा हूँ, 371 की मैं बात कर रहा हूँ, और 371 के अगर हम 372, 373 में जाएं तो 373 जो है वो प्रोसीजर बताता है। प्रोसीजर आपको पता ही है भाई, सारा समरी में करना पड़ता है।
ताबड़तोड़ करना पड़ता है, टाइटल तो आप डिसाइड नहीं कर रहे। हाँ, कंटेंशन आ गया तो प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपने देखा था भैया उसको बिल्कुल रेगुलर सूट की तरह डिसाइड करो। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट अगर बड़े जज साहब ने, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने जारी करना है, समरी प्रोसीजर में जारी करना है, लेकिन उनको बड़ा ही इंट्रिकेट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ से सामना करना पड़ रहा है, यानी कि अब वो समरी नहीं रहा, तो क्या वो वैसे ही प्लेन रिटर्न कर दें या वैसे ही वो आगे ना बढ़ें, रुक जाएं, जैसे कि छोटे जज साहब क्या करते थे? अरे सक्सेशन सर्टिफिकेट में बड़े जज साहब कहते हैं मैं कोई इन्फीरियर जज या डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट थोड़ी हूँ, मैं बड़े मियाँ हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज हूँ, और इसीलिए चाहे इंट्रिकेट फैक्ट्स या लॉ के क्वेश्चन आ जाएं मैं फिर भी डिसाइड करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। जिसका प्राइमा फेसी इंटाइटलमेंट दिखता है, मैंने कोई टाइटल थोड़ी डिसाइड करना है यार। जैसे 451, 452, 457 सीआरपीसी में हम जब कोई गाड़ी को डिस्पोज ऑफ करना है तो इंटाइटलमेंट थोड़ी देखते हैं, तो सिविल जिसका प्रोरोगेटिव है, हम मोटे मोटे प्राइमा फेसी इंटाइटलमेंट देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड ले लेते हैं। यहाँ पर भी मैं बॉन्ड ले लूंगा, 387, 375 सेफ गार्ड देता ही है कि बॉन्ड ले लो, वो बॉन्ड लेके प्राइमा फेसी बेस्ट इंटाइटलमेंट को मैं जारी कर दूंगा। तो आपने देखा 373 के 3 में जो बड़े जज साहब इतने बिंदास तरीके से काम करते हैं, वो छोटे जज साहब 286, 287, 288 में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, कोई कंटेंशन नहीं है और रॉयल हाई कोर्ट ने आपको परमिशन दिया हुआ है। रॉयल हाई कोर्ट अगर नहीं है रॉयल चार्टर का द्वारा, तो हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से आपको मिला हुआ है डेलीगेशन, तो आप 265 में नॉन कंटेंशियस इशू को आप डिसाइड कर दें, ग्रांट कर दें, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। मगर आपकी जुरिस्डिक्शन इतनी वाइड नहीं होगी जो बड़े मियाँ की होगी। भाई बड़े मियाँ में तो संजीव कुमार जहाँ रहते हैं या कोई प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा भी है, मगर आपके केस में केवल और केवल संजीव कुमार जहाँ रहते हैं, अगर वो आपकी जुरिस्डिक्शन में रहते हैं तभी आपको ये पावर मिलती है, ठीक है। तो ये बात 272 क्लियर कर देता है। वैसे आपकी और हाईकोर्ट की सेक्शन 300 में कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है, बल्ले बल्ले है। और यही बात मैं आपको बता दूं, इंडियन सक्सेशन एक्ट के जो सक्सेशन सर्टिफिकेट में अगर 388 को पढ़ें तो 388 में भी ये लिखा गया है कि कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन मिल जाती है, ठीक है। 388 के सबसेक्शन 2 में जो कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है सक्सेशन सर्टिफिकेट को देने के लिए छोटे मियाँ का बड़े मियाँ के साथ, वही सेक्शन 300 में छोटे मियाँ का बड़े मियाँ के साथ प्रोबेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है। इतनी बातें आपको समझ आ गई। मेरे हिसाब से इसके अलावा आपको कई सारे और चीज़ें इंडियन सक्सेशन एक्ट में अब जानने की इच्छा होगी कि भाई टीपीए का सेक्शन 13 और 14 जो है यहाँ 113, 114 में सेम क्यों है, और वहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन 35 में जो है यहाँ पर 180 से लेकर 190 में क्यों है। भाई सेक्शन 100 एविडेंस एक्ट मना कर देता है कि मैं वसीयत की इंटरप्रिटेशन में आपकी मदद नहीं करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको 92 से 99 ऑफ एविडेंस एक्ट तो नहीं मगर 74 से 111 इंडियन सक्सेशन एक्ट पढ़ने की जरूरत है। ये अबेटमेंट और एडम्पशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑनरस बिक्वेस्ट क्या होता है, एग्जीक्यूटर और प्रोबेट और कोडिसिल क्या चीज़ें होती हैं, क्या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन केवल उन केसेस में मिल सकता है जिसमें वसीयत है, या बिना वसीयत के भी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिल सकता है। मैं बताता हूँ, मिल सकता है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए, हम ये सारी चीज़ों पे धीरे धीरे सीरीज लेके आ रहे हैं। धन्यवाद।